नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। आज देहरादून पहुंचेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सभी विधायकों को बैठक में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में देर रात तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था, तो नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होगी। देर रात तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी। आज देहरादून पहुंचेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अभी माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए और एमएलसी से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक और मुख्यमंत्री बनाने तक मैं हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाना काम किया। सर, आपको लगता है कि सर अगर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट था तो सल्ट एक ऐसी सीट थी, क्योंकि आप 10 तारीख को आपने पद संभाला था। राजनीतिक चूक कहाँ रह गई सर? तो सल्ट लड़ सकते थे ना सर? सल्ट के समय मैं पॉजिटिव था, कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था इसलिए। लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने पहुँचाया है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी। देखिए, ये चूक नहीं है सर, थोड़ा तेज बोलिए। चूक मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अगर सामान्य परिस्थिति होती, चुनाव आयोग की वो पत्र आप पढ़िए जिसमें उन्होंने कोविड को हवाला देकर कहा कि स्वयं चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। यदि कोविड की परिस्थिति इस रूप में ना होती तो संभवतः चुनाव आयोग चुनाव कराता। तो ऐसी परिस्थिति हुई। हम लोग इस प्रकार का कहीं ना कहीं मन में एक पूरी व्यवस्था रखते हैं कि जो संवैधानिक हमारी दूसरी संस्था है, उस संस्था ने यदि कोई निर्णय लिया तो उसका अनुपालन होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर आज इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये चूक नहीं है सर, थोड़ा तेज बोलिए। चूक मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अगर सामान्य परिस्थिति होती, चुनाव आयोग की वो पत्र आप पढ़िए जिसमें उन्होंने कोविड को हवाला देकर कहा कि स्वयं चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। यदि कोविड की परिस्थिति इस रूप में, पहाड़ से कोई गाड़ी नीचे उतरती थी और नीचे से ऊपर जाती थी, तो जब आमने सामने फंस जाती थी ना, तो एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी को पास देने के लिए 1-2 किलोमीटर तक बैक होना पड़ता था। आज उन सब समस्याओं को देखते हुए ऑल वेदर की सड़क हो गई, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई, हवाई कनेक्टिविटी हो गई,
इससे प्रदेश को विकास के नाम पे नए नए आयाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। प्रदेश की आम जनता जानती है कि विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है, और इसी वजह से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और यह सरकार आगे भी प्रदेश का विकास करेगी। ये हम लोग। और ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। ब्रजेश, जिस तरह से अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, कल इस्तीफा सौंपा गया तीरथ सिंह रावत की तरफ से, और आज जिस तरह से जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि देहरादून में लगभग 3 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके बाद हो सकता है कि सीएम के नाम का ऐलान किया जाए। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक दल की बैठक में नया विधायक दल का नेता तय होगा, यानी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय होगा। और एक बात तो कल मदन कौशिक ने साफ कर दिया था कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों से होगा, क्योंकि अब बीजेपी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। सबसे अहम बात यह है कि वो विधायकों में से कौन चेहरा होगा जो देवभूमि का इस कार्यकाल का तीसरा मुख्यमंत्री होगा, ये सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि अब महज 5 से 6 महीने का समय बचा है और 5-6 महीने बाद आपको फिर एक बार फिर विधानसभा चुनाव में जाना है। ऐसे में जो मजबूत चेहरा हो वो कम से कम पार्टी को डिफेंड कर सके, क्योंकि जबरदस्त तरीके से चीचा लेदर हो चुकी है बीजेपी की। आप 5 साल में आप तीसरा मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हो, महज 4.5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, तो आप जनता को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से फेस करोगे, ये एक बड़ी बात है। इसीलिए अब कोशिश ये हो रही है कोई मजबूत चेहरा लेकर के आया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये एक बड़ी चुनौती भी है कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। फहीम पन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर बीजेपी ऑफिस के बाहर से जुड़ गए हैं। फहीम, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या कुछ तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? देहरादून में आज 3 बजे बैठक है विधायक दल की, जिसमें विधायक दल का नेता सबसे पहले चुना जाएगा। आपके पास वहां से फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सभी विधायकों को सूचना दे दी गई है विधानमंडल दल की बैठक को लेकर के 3 बजे, और जो अलग अलग पूरे राज्य भर में विधायक हैं वो देहरादून पहुंचने शुरू हो गए हैं। कई मंत्री देहरादून पहुंच चुके हैं, कुछ देर शाम को ही पहुंच गए थे, और सारे मंत्री विधायक सभी यहाँ पहुंचने को सभी को कहा गया है। 56 के 56 मौजूद रहे, क्योंकि एक सीट खाली है गंगोत्री की, जिसमें बीजेपी के विधायक थे। हालांकि दूसरी हल्द्वानी की खाली है, लेकिन वो कांग्रेस की रहते थे। तो 56 इसमें मौजूद रहेंगे, और ये बात बहुत साफ है कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाना है। इस बार अब दूसरी जगह से, यानी विधायकों से बाहर, विधानसभा के बाहर से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया जा सकता होता तो जाहिर सी बात है कि तीरथ सिंह रावत को नहीं हटाना पड़ता। बहरहाल अभी की जो तस्वीर है यहाँ जो बीजेपी मुख्यालय है, हालांकि अंदर बहुत ज्यादा अभी लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 3 बजे का वक्त है, और इसके अलावा जो कार्यालय का स्टाफ है वही यहाँ पर है, 1-2 कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन अभी कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचे हैं। वो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला आप मान लीजिए कि 12 बजे के आसपास तक शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो बड़े पदाधिकारी हैं वो फिर बाद में आएंगे 3 बजे के बैठक के हिसाब से। लेकिन खामोशी सबके चेहरे पर है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं कोट करना चाहूंगा। जी। जब हमने मंत्री अरविंद पांडे से बात की तीसरे मुख्यमंत्री को लेकर के, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने विकास किया है, मुख्यमंत्री 1 हो 2 हो 3 हो इससे फर्क नहीं पड़ता, विकास के कार्य बहुत किए हैं बीजेपी सरकार ने, और विकास के काम आगे भी जारी रहेंगे। और ये बात कहते समय उनके चेहरे के भाव जो थे बहुत भाव शून्य एक तरीके का था। जो बात अभी ब्रजेश कह रहे थे कि बीजेपी को ये जवाब देना होगा, और आखिर कैसे कि 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, तो क्यों बदलने पड़े? जनता के बीच आप किस विकास को लेकर के जाओगे? क्या तीरथ सिंह रावत के विकास को लेकर के जाओगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के विकास को लेकर जाओगे, या तीसरे मुख्यमंत्री के विकास को लेकर के जाओगे? और अगर तीनों मुख्यमंत्री बीजेपी के थे तो फिर तीरथ सिंह रावत ने पिछले दिनों कुंभ के मामले को क्यों कहा, कुंभ के टेस्टिंग फर्जी वाले को क्यों मेरे कार्यकाल से पहले का मामला है? तो ये कहीं ना कहीं जो हुआ की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं जो अलग अलग जो विचार हैं, ये पार्टी के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि पार्टी आलाकमान का फैसला है, इसलिए पार्टी के अंदर के लोग कुछ खुल करके बोल नहीं रहे, लेकिन ये भाव सबके चेहरे पर हैं। मदन कौशिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके भाव भी वो भाव नहीं थे जो खुशी के भाव होते हैं। वो भाव कहीं ना कहीं अंदर इस बात को महसूस बीजेपी के लीडर भी कर रहे हैं राज्य के, कि शायद ये कुछ नुकसानदेह साबित ना हो जाए। जनता में मैसेज इसका क्या जाएगा, इसको लेकर के बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। कहीं ना कहीं शंकाएं भी हैं कि 3 मुख्यमंत्री बदलने का मैसेज
वो किस तरह से जनता में जाएगा, फिर 2022 में चुनाव में जाना है, क्या तब तक आप उसको पॉलिश कर पाएंगे? जनता के मनोदशा को क्या आप विस्मृत कर पाएंगे? 3 मुख्यमंत्री देने का, फिर उसका कारण भी आपको बताना रहेगा। और मुझे लगता है कि अभी तीसरा मुख्यमंत्री बनने के बाद जब चुनाव कैंपेन में फहीम सवाल कई हैं, बीजेपी के सामने कई सवाल हैं, चाहे हम तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल की बात करें महज 4 महीने लगभग, और चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर भी अंदर विधायकों में ही कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई थी और यही वजह थी कि सीएम बदलना पड़ा और ये कहा जा रहा था कि आला कमान में नाराजगी है त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर। लेकिन इन सब के बीच अब 3 मुख्यमंत्री महज एक कार्यकाल में, कहा जा सकता है 5 साल में, तमाम चुनौतियां हैं, विपक्ष को घेरने के लिए तमाम मुद्दे हैं। और यहां बीजेपी के लिए चुनौती यह भी है कि आप चुनाव में जाने में महज 6 महीने या 7-8 महीने ही रह गए हैं, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव भी होना है। बिल्कुल, देखिए चुनौती है और मुझे लगता है कि जनवरी में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो 6 महीने हैं और 7वें महीने में कब आचार संहिता लग जाए इस बात का इंतजार रहेगा। और इस 6 महीने में बीजेपी को कई बड़ी चुनौतियां बीजेपी के सामने खड़ी हो गई हैं। कुछ बीजेपी के अपने फैसलों की वजह से चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों को भी पार पाना है। जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक सामान्य तौर पर होता है सरकारों को लेकर के, कोई भी सरकार हो उसको भी देखना होता है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस वक्त ज्यादा बढ़ेगा इन सारी घटनाक्रमों से, या उसको मैनेज करने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी पहले ही चुनौती मान करके चल रही थी कि 57 के बहुमत को रिपीट करना है, उसको बनाए रखना है। अगर एक सीट भी कम होती है तो वो बीजेपी का लॉस माना जाएगा। ये एक सामान्य बात होती है, पार्टी कोई भी हो, जितनी पार्टी एक चुनाव में रहती है वो अगले चुनाव में उसको बरकरार रखने की कोशिश करती है ताकि मैसेज न जाए कि आपका जनाधार घट गया। तो एक तो ये चुनौती, दूसरा ये कि ऐसे हालात में क्या आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे? फिर अभी आज सीएम की घोषणा होने वाली है, उसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल हैं कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को वापस लाया जा सकता है? अगर लाया जा सकता है तो फिर ये बताना होगा कि पहले क्यों हटाया था। फिर दूसरी बात, अगर किसी दूसरे को बनाया जाता है तो क्या जरूरी है कि 6 महीने में वो पार्टी को, सरकार के चेहरे को या सरकार के नेतृत्व को इतना मजबूती से प्रदान कर सकते हैं कि 2022 में उनके चेहरे को सामने रखा जा सके? कई तरह के सवाल हैं बीजेपी के अंदर, ये कई चुनौतियां हैं और बीजेपी के अंदर दबी जबान में ये कई नेता इसको महसूस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अब आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा से हम चर्चा के लिए आएंगे, लेकिन ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं सीएम का आज हो सकता है कि नाम का ऐलान किया जा सके, लेकिन बहुत चुनौतियां बीजेपी के सामने खड़ी हो गई हैं और जिसको नया सीएम बनाया जाएगा उसके सामने भी तमाम चुनौतियां हैं। देखिए, उससे बड़ी एक चुनौती है कि आखिर सीएम किसको बनाया जाएगा। अगर विधायकों में से सर्वसहमति होती तो इससे पहले तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया होता। सबसे अहम बात यह है कि जिन चेहरों को लेकर के बात हो रही है, चाहे वो सतपाल महाराज की बात हो, चाहे वो जो है धन सिंह रावत की बात हो, हरक सिंह रावत की बात हो, इन सभी चेहरों में सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के बीच में असहमति है। सबसे पहली बात सतपाल महाराज की ले लीजिए। सतपाल महाराज इस वक्त सबसे कद्दावर चेहरा, अगर इस पूरे उत्तराखंड में बीजेपी के पास विधायकों में विकल्प के तौर पर देखा जाए तो सबसे कद्दावर चेहरा सतपाल महाराज है, क्योंकि उनके ऊपर संघ का हाथ भी है। संघ की तरफ से भी उनको लेकर के जो उनका नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि सतपाल महाराज चेहरा तो मजबूत है, लेकिन वो पार्टी के अंदर कितना एका रख पाएंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको लेकर हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज के बीच में तलवारें खिंची रही, ये सबको जग जाहिर है। सतपाल महाराज कांग्रेस से जब से आए उसके बाद आने के बाद वो पूरी तरह से आत्मसात नहीं हो पाए पार्टी के अंदर। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि 6 महीने में चुनाव में जाना है, ऐसे में जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करना, पार्टी संगठन के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करना और समन्वय स्थापित करना सरकार और संगठन के बीच में, ये एक खासी चुनौती हो सकती है। ऐसे में सतपाल महाराज को लेकर के मामला, जहां तक रही धन सिंह रावत के, धन सिंह रावत संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन धन सिंह रावत इतना बड़ा प्रोफाइल नहीं है, इतना बड़ा चेहरा नहीं है, जिनको कैबिनेट मंत्री तक नहीं बनाया गया, उन्हें अगर मुख्यमंत्री के उसमें लाया जाएगा तो मैसेज क्या जाएगा कि क्या रबर स्टैंप सीएम लेकर के आए हैं। अब सबसे बड़ी बात है हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत लगातार पिछली सरकार में भी नाराज थे, इस सरकार में भी नाराज हैं, तमाम उनके साथ
कर्मकार बोर्ड से लेकर तमाम ऐसी कंट्रोवर्सी है जो उनके साथ जुड़ी रही। अनुभव के मामले में हरक सिंह का कोई सानी नहीं है, 4 दशकों से राजनीति में है, लेकिन उनकी अपनी कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री पद से पीछे हटाती है। तो अब सबसे बड़ा संकट ये, किसको लेकर के आएंगे आप? बंशीधर भगत अच्छा बड़ा अनुभव है, लेकिन बंशीधर भगत की स्वीकार्यता नहीं है। तो ओवरऑल आप देखिए, सब मिलाकर के अगर आप देखें तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। आप मुख्यमंत्री तो बदल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो और जो चेहरा हो वो सर्वमान्य हो, यह पार्टी के लिए जरूरी है, अन्यथा स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन इन सब बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम त्रिवेंद्र रावत की बात करें तो विधायकों में नाराजगी देखी जा रही थी और यही वजह थी कि सीएम को बदला गया, सीएम के चेहरे को बदला गया। संत समाज भी नाराज था, लेकिन चुनौती यहाँ पर बीजेपी के सामने ये है कि ऐसा चेहरा लेकर आया जाए जिसको लेकर एक सर्वसम्मति बने और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उसको भी दूर किया जा सके, क्योंकि लगभग 6 महीने में चुनाव में भी जाना है, तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी होगी। हालांकि देखना ही होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और साथ ही हमारे साथ फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में सीएम अब तक किसका कितना कार्यकाल रहा वो भी आपको दिखा रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक सीएम रहे। एनडी तिवारी की बात करें तो 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक सीएम रहे। और वहीं 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी देहरादून में, और इस पर हमारे संवाददाता सुदीप जैन की ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए आज विधानमंडल दल की बैठक होनी है, और इस वक्त मैं ट्रांजिट हॉस्टल स्थित रेस कोर्स के विधायक आवास में मौजूद हूं, जहां विधायकों की गाड़ियां पहुंचने लगी हैं। विधायक रात से आने लग गए हैं, क्योंकि आज विधायकों की विधानमंडल दल की बैठक 3 बजे से होनी है। पार्टी ने कल ही अपने विधायकों से फ़ोन से और व्हाट्सएप के जरिए सूचना भेज दी थी कि सभी को हर हाल में विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद रहना है। 11 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी देहरादून पहुंच रहे हैं। वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे लैंड होंगे। तो राज्य की राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो अब शुरू हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि राज्य का नया मुख्यमंत्री आज 3 बजे होने वाली बैठक के बाद राज्य को मिल जाएगा। कैमरामैन अनूप। उत्तराखंड में सीएम अब तक उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को महज 21 साल में 9 मुख्यमंत्री बदले हैं। उत्तराखंड में सीएम को लेकर अब तक क्या स्थितियां रही हैं, और उत्तराखंड में सीएम अब तक किसका कितना कार्यकाल रहा है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। अब किसका कितना कार्यकाल रहा है, पहले अगर हम बात करें नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक, भगत सिंह कोश्यारी की बात करें 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक, एनडी तिवारी की बात करें तो 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक, बीसी खंडूरी की बात करें तो 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक, और वहीं डॉक्टर रमेश पोखरियाल की बात करें तो 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक, बीसी खंडूरी की बात करें तो 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक। तो उत्तराखंड में सीएम कौन कितने समय तक सीएम रहा ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के एक तरफ जहां सियासी गलियारों में उस चेहरे की चर्चाएं तेज होने लग गई हैं जिसके सिर प्रदेश की सत्ता का ताज सजेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बार बार सीएम के चेहरे को बदलना बीजेपी की विफलता है। उत्तराखंड की देवभूमि सत्ता लोलुपता, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता की मलाई बांटने की होड़, रोज बदलने वाले मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की विफलता का रोजमर्रा का उदाहरण बनता जा रहा है। 2017 में
एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया। पर 5 साल में उत्तराखंड की देवभूमि की सेवा करने की बजाय, विकास और प्रगति की गाथा गढ़ने की बजाय मात्र और मात्र सत्ता की मलाई के वितरण का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया। और खबर है देहरादून से, जहां पर जेपी नड्डा का 2 दिन का उत्तराखंड दौरा लगभग तय माना जा रहा है। 10 और 11 जुलाई को उत्तराखंड में रहेंगे जेपी नड्डा। देहरादून में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे जेपी नड्डा। मंडल कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे जेपी नड्डा। मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों से संवाद होगा जेपी नड्डा का। तो 2 दिन 10 और 11 जुलाई उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। सुदीप जैन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुदीप, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? 2 दिन 10 और 11 जुलाई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। देखिए, कल जिस वक्त मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर अटकलों का दौर था, मुख्यमंत्री देहरादून लैंड हो चुके थे और सचिवालय जा रहे थे, उसी वक्त पार्टी संगठन की भी एक इंटरनल बैठक भाजपा कार्यालय में चल रही थी। तो ये बताते हैं कि उसी वक्त पार्टी के कुछ नेताओं से जगत प्रकाश नड्डा यानी जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी बातचीत हुई और रात ये कार्यक्रम तय हुआ है 10 और 11 2 दिनों के लिए जुलाई माह में जेपी नड्डा आ रहे हैं देहरादून। जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत एक पैदा की हुई है कि आरोप स्टेबिलिटी का जो लगता है वो भाजपा पे भी लग गया कि उनकी अस्थिर सरकार रही है, जबकि इतनी बड़ी मेजोरिटी थी तो सीएम देगी और तीसरा सीएम आज मिल जाएगा। तो इसमें भविष्य की रणनीति क्या हो, पार्टी किस तरह पनपुर पर खेले, लोगों को समझाए, कन्विंस करे, सोशल मीडिया में जो निगेटिविटी फैली हुई है उसको कैसे खत्म करे, इन सारी चीजों पर चर्चाएं होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।